Good morning, children. Welcome in our YouTube channel Papa Classes with a new chapter, Reproduction in Plants. Nowadays, Savan month is going on, and this month is most favorable for reproduction in plants. That's why we all are seeing the plantation drive being run in this month. As usual, our class will start with prayer. Let's pray. Om ऐं ह्रीं वद वद वार वादिनी Sri Saraswatyo Namah. Children, before starting the class, I request again, making video, collecting information is a time-taking process. So don't forget to subscribe the channel. It will be honor towards my hard work. So let's start. Every living organism has the unique quality of reproduction. Only living organism can reproduce. Okay? Children, I always remind you to note down all the important terms from your books in your notebook and write at least one sentence against each word. Whenever you describe these important terms in your notebook in your own words, we will find that concept of the words will clear and you don't need to memorize such terms again and again. Keep remember, science is not a memory learning. रट्टा मार नहीं है साइंस. Science is just a concept clear learning. Let's begin. Now, the first question that may comes in your mind, what is reproduction? जैसा कि पिछले स्लाइड्स में शुरुआती स्लाइड्स में मैंने बतलाया था कि साइंस पढ़ने के लिए 3 बेसिक क्वेश्चंस, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, इसे फाइंड करें. So what is reproduction? Why reproduction is essential? And how reproduction takes place? This all about you will discuss in this today's video class. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. Re and production, दोबारा प्रोड्यूस करना is called reproduction. जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स यानी अगले जनरेशन को प्रोड्यूस करना है रिप्रोडक्शन कहलाता है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये यूनिक क्वालिटी होती है. किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैन्युफैक्चर किया जाता है, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इकोसिस्टम में फेवरेबल कंडीशन पाकर प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. क्यों? व्हाई रिप्रोडक्शन? बिकॉज आवर जनरेशन कीप कंटिन्यू. किसी एनिमल किंगडम में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं. स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है. बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं. बहुत सारे प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. हम लोग अर्बनाइजेशन के चक्कर में इस तरह से प्लांट्स को काट रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स अब हमें नहीं मिलते हैं. इसलिए प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होना जरूरी है ताकि उनकी अगली जनरेशन एग्जिस्ट कर सके, एक्सटिंक्ट ना हो जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस. तो लेट्स सी हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस. इस चैप्टर में देखेंगे. Children, you must have seen any plants
at your home, at your school, at some parks, etc. जब प्लांट्स आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? प्लांट्स है, मिट्टी के अंदर उसका रूट्स होगा, मिट्टी के ऊपर उसके स्टेम्स होंगे, हरी हरी पत्ती होंगे, कलरफुल पत्ती भी हो सकते हैं, कुछ फ्लावर होंगे, कुछ सीड्स होंगे, कुछ फ्रूट्स होंगे। बेसिकली एक दिमाग में ये पिक्चर बनता है। तो उस प्लांट्स में जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, उसको कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स। व्हाट इज वेजिटेटिव? आई अगेन रिमाइंड यू, फाइंड आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी। जनरली आपको बुक्स में हो सकता है कि सारे एक्सप्लेनेशन ना मिले, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको हर टर्म्स के एक्चुअल मीनिंग समझा सकूं। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव वर्ड बना है वेजिटेशन से। वेजिटेशन मतलब शाक पात, जो प्लांट्स का वैसे पार्ट्स जो बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं लंबाई में, उसको जैसे स्टेम हुआ, लीव्स हुआ, उसको कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। तो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स all are growing or parts of a plant, and all these are called vegetative parts of a plant. Similarly, flower भी तो होता है प्लांट्स में। फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर्स जनरली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, सीड्स बनते हैं। बेसिक वर्क ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड्स, और सीड्स का काम होता है रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। याद रखिए, प्लांट्स के दो भाग बांट दिए। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट इंक्लूड्स रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इज फ्लावर। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए मतलब नो, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नहीं है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स। जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के मिलने से जैसे रिप्रोडक्शन होगा उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर के मिलने की कोई जरूरत नहीं है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे सिंपली। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। जाहिर है जब फ्लावर्स मिले ही नहीं तो सीड्स बने ही नहीं। व्हेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स कैसे बनेंगे? सीड्स से। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं, प्लांट्स तैयार होते हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सी बच्चों, ये जो मैं वीडियो क्लास लेता हूं वो एनसीईआरटी के बुक्स पर आधारित है। मैं और कोई दूसरे बुक को रेफर नहीं करता हूं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बुक्स में जो कंटेंट्स रहते हैं उसे ही मैं आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करता हूँ सिंपल टर्म में। तो आप सबों ने एनसीईआरटी के बुक में कैरेक्टर पढ़ा होगा पहली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है। सी व्हिच क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय पहली thought that new plants always grow from seeds, but she has never seen the seeds of sugarcane, potato and rose. She wants to know how these plants reproduce. ये पहली नहीं, सिर्फ पहली के साथ साथ आपके भी दिमाग में आते होंगे ये क्वेश्चन कि कभी गन्ने की बीज देखे हैं, आलू का बीज देखे हैं, या गुलाब का बीज देखे हैं? नहीं देखे हैं, लेकिन प्लांट तो ग्रो करता है। कैसे करता है भाई? तो ये सब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ए मतलब नो, यानी देयर इज ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व। तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? सी दिस स्लाइड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली हैपेंस बाय 4 वेज। 4 तरीके हैं। क्या क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स के बढ़ने से। बडिंग, बड फूल में जो कली होता है ना, उसी तरह प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में भी बड्स होते हैं। जनरली स्टेम में होते हैं, नोट्स जैसा, जहां से लीव्स निकलते हैं। उसके बड से जैसे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। कैसे? आगे देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा। टुकड़े में जैसे आप सी दिस इज ए चॉक। अब इस चॉक को हम 2 भाग में तोड़ देंगे
तो क्या हो जाएगा, मैं किसी चीज को बेकार बर्बाद करना पसंद नहीं करता हूं, तो इसलिए इसको तोड़ने के बजाय मैं ये 2 चौक दिखा रहा हूं, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन इन 2 पार्ट्स। ओके, एंड स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या होता है, ये भी सीड जैसा होता है लेकिन ये सीड नहीं होता है। ये किस प्लांट्स में होते हैं, कैसे बनते हैं दिखाएंगे। स्पोर भी फेवरेबल कंडीशन में आते ही खुद को जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट्स बनाता है। ओके, सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 4 ways, that is vegetative propagation, budding, fragmentation and spore formation. Children, if you have any doubt, don't hesitate to ask any question related to this chapter in the comment box. Now let's see what is vegetative propagation. As the name suggests, the reproduction takes place through vegetative part of plant like stem, leaves, roots, buds, etc. There are buds in the axial point of attachment of the leaf at the node. ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं प्लांट्स, फ्लावर, ये गुलाब का टहनी है। कभी गुलाब का फूल भी आप खरीदने जाते होंगे तो इस तरह की टहनी देखते होंगे। तो इस टहनी में आप देखिए नोड्स है। नोड्स क्या कहते हैं, जो गांठ होते हैं स्टेम के अलग अलग निश्चित डिस्टेंस पे होते हैं, उसको नोड्स कहते हैं। और दोनों नोड्स के बीच की दूरी को इंटर नोड्स कहते हैं। तो उसी नोड्स से लीफ का which develops into shoots, लीफ जो है निकलता है, shoots बनता है। These buds are called vegetative buds. A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. क्या है, a bud consists of a short stem. बड भी क्या है, शॉर्ट स्टेम है जिससे immature overlapping leaves जो है उससे प्रेजेंट रहते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये वेजिटेटिव बर्ड्स जो है वह न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि गुलाब वगैरह में होता है। चमेली बेली के प्लांट्स को भी हम करते हैं। कलम जो बांधते हैं पेड़ में वो इसी नोट्स वाले एरिया से ही बनता है। आगे पढ़ेंगे, बडिंग जो है वो कलम बांधना ही है। कभी आपने आलू देखा होगा, आलू में छोटे छोटे आंख जैसे होते हैं। टेक ए फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट with the help of a magnifying glass, you may find birds in them. These scars are also called eyes. Cut the potato into a small portion, each with an eye, and bury them in the soil, and we will be able to grow new potato plants as like in below figure. अभी बरसात के मौसम में आलू जल्दी खराब हो जाते हैं। वो खराब क्या हो रहे हैं, उसमें जो आइज है बर्ड्स हैं वो जर्मिनेट करने लगते हैं। अभी आप अगर किसी ऐसे प्लांट्स जो थोड़ा काला दिख रहा हो, आप उसको काटिए, हर टुकड़े में एक कम से कम एक स्कार कम से कम जरूर होना चाहिए। उसको मिट्टी में डाल दीजिए, देखिए कि वह प्लांट्स बन जाता है। करके देखिए घर में, गमले में। सिमिलरली कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके पत्ते मिट्टी पे गिरते ही उससे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। गमले में इस प्लांट्स को लगा सकते हैं, ब्रायोफाइलम, जिसको पत्थर चट्टा भी हम लोग बिहार में बोलते हैं। और पेट की पथरी में ये बहुत इस्तेमाल भी किए जाते हैं। आजकल हम हर बात पर तुरंत दवा लेने लगते हैं, घरेलू नुस्खों को छोड़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दवा ना लें, लेकिन घरेलू चीज़ों को जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप इस ब्रायोफाइलम के पत्ते की चटनी बना के पीस के खा सकते हैं घर में, आम दिनों में भी। तो आप इस प्लांट्स को देखेंगे, ब्रायोफाइलम में ये जो प्लांट्स लिप लेमिना है उसके किनारे किनारे प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे ही ये पत्ते टूट के गमले से गिरते हैं या पेड़ से गिरते हैं मिट्टी पर, मिट्टी गीला रहता है, उसकी नमी को एब्जॉर्ब करके यह न्यू प्लांट्स में तैयार हो जाते हैं। Bryophyllum has buds in the margin of leaves. If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. Roots of some plants can also give rise to new plants. Sweet potato and dahlia are examples. Plants such as cacti produce new plants when their parts get detached. बहुत तरह के जो कैक्टस लगाते हैं
उसमें क्या है कि उसके किसी हिस्से के स्टेम को जो डिटैच हो गया यानी टूट गया उसको मिट्टी में डाल दीजिए या उसको तोड़ कर डाल दीजिए, जिससे किसी भी कैक्टस को आप कर सकते हैं। और आजकल जो एलोवेरा बहुत ट्रेंड है, लोग उसको फेशियल में भी यूज करते हैं, उसे भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये जो ब्रायोफाइलम के बगल में फिगर 8.3 आप देख रहे हैं, ये एक जिंगर प्लांट्स का दिखाया है। जिंगर में क्या होता है कि उसके रूट से जो है सो न्यू प्लांट्स जर्मिनेट कर रहे हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। स्वीट पोटैटो, जिसको अड़ुआ खेत में हम लोग खाते थे, अब बहुत कम मिलते हैं, लोग फैशन में अब उसको कभी कभी यूज कर लेते हैं, पहले ये बहुत कॉमन फूड हुआ करता था। स्वीट पोटैटो, डहलिया, जिंगर, ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें रूट से न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं। ओके, नाउ बडिंग। Organisms like yeast can grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available. ये जो ईस्ट होता है ना, जिसको खमीर कहते हैं, ब्रेड वगैरह में होता है, ये फंगस का ही रूप है। वह बहुत तेजी से ग्रो करता है। जनरली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से ग्रो करता है, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो। इसलिए देखते हैं कि वायरल डिजीज बहुत तेजी से फैलता है। टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप। टेक ए पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर विथ सम वाटर। थोड़ा सा ईस्ट लीजिए, उसके किसी टेस्ट ट्यूब में, छोटे बर्तन में पानी के साथ डाल दीजिए। एड ए स्पूनफुल ऑफ शुगर, 1 चम्मच चीनी डालिए, एंड शेक टू डिजॉल्व इट। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम। वार्म पार्ट मतलब एक फेवरेबल टेम्परेचर, जो आइडियल टेम्परेचर इंडिया के लिए होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ताकि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो सके। ज़्यादा गर्मी में भी दिक्कत होती है, ज़्यादा ठंड में भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता है। आप ऐसा करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल लाइक फिगर 8.5। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड ए बड। ये जो चेन जैसा बन रहा है ना, वो बड छोटा छोटा, और ये कभी कभी लंबा चेन ऑफ बर्ड्स ही बन जाता है। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल and forms a new yeast cell. The new yeast cells grow, matures and produces more yeast cells. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. तो आप इस फिगर को देखिए किस तरह से ईस्ट का जैसे चेन बनते जा रहा है। चिल्ड्रन, हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि लंबे वीडियो में थोड़ा आप थक जाएंगे। प्रयास रहता है कि जो आइडियल क्लास पीरियड होता है 40 मिनट्स का, मेरा वीडियो भी 40 मिनट्स में कवर हो जाए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि और बताने की जरूरत है तो मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में चैप्टर से रिलेटेड ही प्रश्न पूछें, पर्सनल नहीं। सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। एज द नेम सजेस्ट, इट्स सिंपली ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 पार्ट्स. You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. आजकल बरसात में बहुत सारे बच्चे तालाब में नहाने भी जाते होंगे, उछल कूद करने जाते हैं। हालांकि आजकल के बच्चों की मम्मा भेजती नहीं है, बहुत तरह के रिस्क भी हैं, जाना भी नहीं चाहिए। खासकर बरसात के मौसम में वाटर लेवल बहुत हाई रहता है। तो कभी न कभी अगर आप नहाए होंगे तालाब में, नदी में, तो आपके पाँव में कुछ चिपचिपा ग्रीन जरूर लगा होगा। उसको वो क्या है एक्चुअली? दीज आर अलगा. When water and nutrients available, alga grow and multiply rapidly by fragmentation. जो आजकल खेतों में जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं बारिश के मौसम में, वो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो एक्सेस फर्टिलाइजर होते हैं वह बह के नदी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, या किचन का जो वेस्ट होता है वो भी नाले में जाता है, नाले का कचरा फिर नदी तालाब में जाता है। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किचन वेस्ट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खेत के जो फर्टिलाइजर बह के आए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो तालाब में जैसे जाते हैं तो वहाँ के अलगे को एक फेवरेबल कंडीशन देते हैं, खाना पाते हैं, कैसे टूट पड़ते हैं, तो वैसे ही अलगा भी जैसे टूट पड़ता है और उसका बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। उसको एक नया टर्म भी दिया गया है, अलगल ब्लूम। ब्लूम मतलब विस्फोट। ये अलगल ब्लूम सुनने में तो अच्छा लगता है कि प्लांट से ग्रो कर रहा है, लेकिन नहीं, यह पोन्ड्स इकोसिस्टम के लिए बहुत ही डेंजरस है। और क्या होता है आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे, अलगल ब्लूम होने की वजह से पोन्ड्स के ऑक्सीजन जैसे सारे यही खींच लेते हैं और उसके अंदर के जो मछलियां होती है, अदर स्पीसीज होते हैं,
उनको ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने लगती है और वहाँ का इकोसिस्टम गड़बड़ाने लगता है। तो लेट्स फोकस ऑन फ्रेगमेंटेशन। An alga breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. ये सिम ऊपर वाला जो ग्रीन पैच देख रहे हैं वो एक वन अलगा है, वह दो भाग में बट जाता है, फिर ये दोनों भाग अलग अलग चार भाग में बटेगा, यानी इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256, इस तरह से कंटिन्यू करता जाएगा। ओके, नाउ the fourth types of asexual reproduction is spore formation. In chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. न्यूट्रिशन चैप्टर में आपने पढ़ा था, उस समय आपने सिंपली पढ़ा कि ब्रेड पे फंगाई स्पोर के थ्रू ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं अब आप देख रहे हैं। Observe the spores in the cotton like mesh on the bread. When spores are released they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distance. ये बहुत दूर दूर तक ग्रो कर जाते हैं क्योंकि यह जैसे बहुत ही लाइट वेट होते हैं। Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. ये जो स्पोर्स होते हैं ना वो प्रोटेक्टिव कवर लगाए रहते हैं हेलमेट की तरह कि अनफेवरेबल कंडीशन है, कोई बात नहीं, हम अपना चुपचाप पड़े रहेंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे यानी सॉइल में या सराउंडिंग्स में नमी आएगी, जिससे भी बरसात का मौसम, और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फूड्स मिलेंगे कि हम तेजी से ग्रोथ कर जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सावन का महीना चल रहा है और यह बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए, फंगस के लिए भी। बहुत तरह की फंगल डिजीज भी इसमें होते हैं। तो हमारा कपड़ा, हमारा बॉडी जितना कम भींगे उतना अच्छा है। वेट अगर होगा, ये गीला होगा तो ये फंगस को अट्रैक्ट करेगा। सो after reaching the favorable condition, the spore germinates and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns are reproduced by means of spores. ये ferns, moss और ferns आजकल डेकोरेटिव प्लांट्स में यूज होते हैं। ये सीड्स नहीं देते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे ये दिख रहा है ना, आप उसके पीछे देखिएगा छोटे छोटे दाना दाना जैसा लगा रहता है, वही स्पोर्स होते हैं। और ये बेसिकली टेरिडोफाइट्स फैमिली से होते हैं। आगे की क्लास, हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे इसे। ओके, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप्स थे। फर्स्ट वन वाज क्या था? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड बर्डिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, और फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन। आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज द नेम सजेस्ट, हियर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इन्वॉल्व्स, दैट इज फ्लावर इन्वॉल्व्स। फ्लावर या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, या एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स होंगे। You know that the flowers are the reproductive parts of a plant and stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. यहाँ देखिए जो फिगर ए है वो स्टामेन है। आपको स्टामेन का सबसे बेहतर पिक्चर क्लियर होगा चैना रोज। अड़हुल का फूल लीजिए, उसमें लंबा लंबा जो डंटा देखते हैं और उसके ऊपर पीले रंग का येलो इस तरह से दाने दाना रहता है, जो बहुत छूते ही हाथ में चिप चिप भी करेगा। तो वो जो लंबा डंटा होता है वो फिलामेंट कहलाता है। स्टामेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल। स्टामेन्स में ही जैसे ये देखिए फिलामेंट और एंथर जो हमने बताया चैनारोज, और पिस्टिल क्या होता है कि उसके नीचे के हिस्से को देखिएगा थोड़ा सा बल्जी रहता है, फुला हुआ, वह जैसो पिस्टिल कहता है, जिसके अंदर ओवरी रहता है। ओवरी इज द फीमेल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टेक ए मस्टर्ड या चाइना रोज या पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आई सजेस्ट चाइना रोज सबसे आसानी से मिल जाता है, आपके घर में भी होगा, आसपास भी होगा, आप उसे एक लेकर देखेंगे।
सेम पिक्चर आपको मिलेगा। नाउ स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टामेन एंड पिस्टिल। स्टामेन में बतलाया कि फिलामेंट है, एंथर है, और पिस्टिल में क्या है, ये ओव्यूल है, ओवरी है इसके अंदर बहुत सारे, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। इसी स्टिग्मा से जैसो ये एंथर जैसे एंट्री करता है, और स्टाइल एक कह सकते हैं कि टनल लाइक पाथवे है, उससे होते हुए ओवरी में जाता है जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है। आगे की क्लास आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। फ्लावर्स which contain either only pistil or only stamen are called unisexual flower। जैसा कि बतलाया था मैं कि किसी किसी फ्लावर में सिर्फ या तो मेल होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे, तो इसे फ्लावर को कहेंगे यूनिसेक्सुअल, यानी एक सेक्स फ्लावर उसमें होता है। और किसी में दोनों होते हैं, बायसेक्सुअल, यानी बाय मतलब दो, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट्स में होते हैं। यूनिसेक्सुअल में कौन आ गया, कॉर्न, पपाया एंड ककम्बर। कॉर्न में देखते होंगे ना, जो मूछ मूछ जैसा रहता है वो मेल फ्लावर रहता है, और जो दूसरे उसमें से पॉलन ग्रेन उड़ के जाते हैं, दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, और उससे मक्के का जैसो भुट्टा तैयार होता है। पपाया में भी होता है, ककम्बर में भी होता है। और जो लत्तीदार प्लांट्स होते हैं जैसे झींगा वगैरह, नेनुआ वगैरह जो लगाते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कुछ प्लांट्स जो है उसमें फल नहीं होते हैं, कुछ ही में होते हैं। तो जो फल जिसमें हो रहा है वो फीमेल प्लांट्स है, फ्लावर है, और जिसमें नहीं हो रहा वो मेल फ्लावर था, उसका सिर्फ काम है पॉलिनेशन कराना। बाइसेक्सुअल फ्लावर किस तरह के, जैसा कि रोज है, चाइना रोज है, पेटूनिया है, मस्टर्ड है, ये सब दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट्स में होते हैं, इसलिए उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। एक और चीज, एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं। जैसे कि पपाया में कभी कभी आप देखेंगे कुछ पपाया प्लांट्स ऐसे होंगे निकलेंगे जिसमें कभी फल होता ही नहीं है। होगा क्यों, क्योंकि उससे फीमेल फ्लावर रहे ही नहीं, सिर्फ मेल फ्लावर रहे, लेकिन बगल में ही जो दूसरा फ्लावर है पपाया प्लांट्स है वह फल से लदा हुआ है। बगल वाले मेल फ्लावर का सारा पॉलन ग्रेन्स उस फीमेल फ्लावर पे गया और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स तैयार हो गए। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स व्हिच प्रोड्यूस मेल गेमेट्स। जो बतलाया ना कि चिपचिपा दानेदार हल्का रहेगा, दाने ग्रेनुअल्स, वो एंथर में जो ग्रेनुअल्स होते हैं उसको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, और वो एक्चुअली मेल गेमिट्स होते हैं। गेमिट्स इंडिविजुअल यूनिट सेल्स होता है, जो हमारा बॉडी सेल से बना होता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी सेल, तो ये मेल गेमिट्स एक कंप्लीट सेल होता है। उसी तरह फीमेल गेमिट एपिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा इज एंट्री पॉइंट, स्टाइल इज ए टनल लाइक पाथवे, एंड ओवरी इज द रिसीविंग एंड। इसी ओवरी पर ये एंथर का पॉलन ग्रेस आएगा फाइनली। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी में एक ही ओव्यूल नहीं होगा, बहुत सारे ओवरी होते हैं। द फीमेल गेमिट और द एग इज फॉर्म इन ओव्यूल। इसी ओवरी में एग बनते हैं, खाने वाला अंडा नहीं। ये आपको नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोप में दिख सकता है। इसी एग में वो जब मेल गेमिट्स यानी एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो पहुंचते हैं और बनता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड ए फीमेल गेमिट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलके बनाएगा जाइगोट। जाइगोट द फर्स्ट combined product of male and female gamete and the life begins from zygote। जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, अलग अलग फिर स्टेज आते हैं। नाउ अभी तक आपने पढ़ा कि मेल फ्लावर्स में एंथर में पॉलन ग्रेन्स हैं, फीमेल फ्लावर में ओवरी हैं। अब फ्लावर बेचारे तो चुपचाप रहते हैं, वहां तो कोई स्कोप भी नहीं है कि कहीं घूमने जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, तो दोनों मिलेंगे कैसे। तो दोनों को मिलने में नेचर हेल्प करती है। याद रखिए, प्रकृति
नेचर इज द अल्टीमेट मदरलैंड। तो ये नेचर जो है दोनों मेल और फीमेल फ्लावर के मिलने में हेल्प करती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। सिंस pollen grains are light, they can be carried by wind or water. Insects visit flowers and carry away pollen on their bodies. Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. चूंकि pollen grains बतलाया ना कि बहुत हल्का होता है, हवा में भी उड़ता है, इसलिए pollen grains से अस्थमा पेशेंट को दिक्कत भी होती है, एलर्जी पैदा करती है, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, लंग्स के अंदर भी जा सकते हैं। बटरफ्लाई जो बैठते रहते हैं उसके फर जो पंख जो होते हैं वह चिपचिपे होते हैं और उस पर आसानी से पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और फिर जैसे दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं बटरफ्लाई अपना पंख फर 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 की, तो उसका जो पॉलन ग्रेन्स है उसके फीमेल फ्लावर पे गिरा और वहां से वह स्टिग्मा स्टाइल होते हुए ओवरी पहुंच गया। द ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड pollination. Remember, transfer of pollen from where? From anther to where? To the stigma of a flower is called pollination. Stigma is the receiving end of pollen. अब स्टिग्मा से जो टनल लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल वहां होते हुए अल्टीमेट रिसीविंग एंड क्या है? ओवरी, where fertilization takes place. If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination. जब खुद से ही हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन, हवा में उड़ाई या प्लांट से एक ही जगह पर है तो उड़ के चले गए। लेकिन जब when the pollen of a flower land on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called cross pollination. When the pollen of a flower land on the stigma of a flower of a different plant of the same kind. देखना ये नोट करने की बात है कि कोई भी नेचर में जैसो रोज फ्लावर सिर्फ रोज के फ्लावर पर जाके पॉलिनेशन कर सकता है, बगल में किसी दूसरे पर नहीं। नेचर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स पॉलीगेमी, यानी एक ही नेचर के स्पीसीज के साथ ही पॉलिनेशन या रिलेशनशिप हो सकता है और आगे उसका जैसो नेक्स्ट जनरेशन का रिप्रोडक्शन हो सकता है, किसी दूसरे स्पीसीज के साथ नेवर। एक्सेप्शन इज देयर, जिसे आगे एनिमल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे आप, उसमें देखेंगे जिस एक्सेप्शन केस में ऐसा हुआ भी है उसका आगे का जनरेशन का ग्रोथ रुक गया है। दे आर फर्टाइल, दे कांट रिप्रोड्यूस। फर्टाइल मतलब नपुंसक, वो नहीं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिटेल से समझेंगे जब रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में जब हम किसी सेम फ्लावर के सेम प्लांट्स के दूसरे प्लांट्स पर जाकर पॉलिनेशन होता है तो उसे कहेंगे, यानी एक रोज हमारे गमला में के रोज का दूसरा पॉलन ग्रेन जो है किसी दूसरे गमले के या नीचे रखे फ्लैट के गमले के फ्लावर पे जाके गिरता है, तब जो पॉलिनेशन होगा उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में एनिमल्स भी बहुत हेल्प करते हैं, जिसे देखते हैं आगे। फिलहाल आप इस पिक्चर को एक बार समझें। हेयर दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा का पॉलन निकला और सॉरी दिस इज एंथर, एंथर से पॉलन गिरा और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर चला गया, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। और वो एंथर उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया तो क्रॉस पॉलिनेशन। ना पॉलिनेशन हो गया, अब आगे क्या है? जैसा मैंने बतलाया कि स्टाइल को होते हुए वह कहाँ जाएगा? पॉलन ग्रेन यहाँ आया स्टिग्मा पर, स्टिग्मा से स्टाइल होते हुए ओवरी में चलाया जहां होता है फर्टिलाइजेशन। द सेल व्हिच रिजल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड ए जायगोट। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, और दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जायगोट। फ्यूजन मतलब चिपकना, सिंपली। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो यूनिसेलुलर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट थे उससे बन जाएगा
एम्ब्रायो, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो एन एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो जो है सो एक तरह से कंप्लीट प्लांट्स को अपने अंदर डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रायो बन गया, अब क्या, अब बनेगा फ्रूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। अब देखेंगे कि फ्लावर जो है सो फिर गिर जाएगा, झड़ जाएगा, और जो ओवरी जो था वह फ्रूट्स में बन जाता है, फ्रूट्स में डेवलप कर जाता है। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, फ्रूट क्या है, पका हुआ ओवरी है, राइपेंड ओवरी। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर जो बहुत सारे ओव्यूल्स थे वो ओव्यूल्स सीड्स में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रायो इनक्लोज इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट, और सीड्स के अंदर जो एम्ब्रायो जैसे बतलाया वह रहते हैं जो प्रोटेक्टिव सीड कोट रहते हैं। नेचर प्रोटेक्टिव सबको प्रोटेक्शन देता है, तो एम्ब्रायो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, नाजुक होते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, टूट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसलिए सीड कोट का प्रोटेक्शन डाल दिया गया है। अब जब सीड कोट को हम डालते हैं बोते हैं मिट्टी के अंदर, पानी डालते हैं, मॉइस्ट मिलता है, फेवरेबल कंडीशन पाते हैं, सीड कोट फटता है और वह जर्मिनेट कर जाता है न्यू प्लांट्स में। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी लाइक मैंगो एंड ऑरेंज, मैंगो इज सपोज्ड टू बी किंग ऑफ फ्रूट्स, एंड सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट। दांत से अखरोट आजकल के बच्चे को तोड़ना भी मुश्किल है। नाउ फ्रूट्स बन गया, सीड बन गया, अब क्या, जंगल में तो कोई है नहीं कि सीड्स को लेकर प्लांटेशन ड्राइव करते चले, या आज के डेट में हर कोई बिजी है, किसको फुर्सत है कि जाके रोड पर जैसे सीड रोकते रहे। खेत में तो किसान प्रोफेशनली सीड्स को बोते हैं, लेकिन नेचर तो प्रोफेशनल नहीं है, वो तो सबका केयर करता है। तो नेचर ने बहुत खूबसूरती से बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कर रखे हैं जो कि सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। आप देखेंगे कि एक अमरूद यहाँ पटना में भी मिल रहा है, इलाहाबाद में भी मिल रहा है, बनारस में भी मिल रहा है। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेट्स। कैसे होता है, as because seeds are dispersed to different places. What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? अगर क्या होगा जब एक ही जगह सारे बीज गिर जाएंगे प्लांट्स के, जाहिर सी बात है there would be severe competition for sunlight, water, minerals and space. As a result, the seeds would not grow into healthy plants. अगर एक ही जगह सारे सीड्स गिर जाएंगे, एक ही जगह लगा दोगे, आपस में टकराने लगेंगे, कंपटीशन होंगे कि हमको चाहिए खाना, हमको स्पेस चाहिए। एक बेड पर 2 आदमी ज़्यादा 5 आदमी सो जाएगा तो क्या होगा, रगड़ा होगा, गिरेगा, तो ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि अलग अलग जगह पर प्लांट्स का डिस्पर्सल हो सके ताकि अच्छे से प्लांट्स का ग्रोथ हो सके। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो कितना समझदारी से नेचर ने मैसेज दिया कि जिस तरह से एक ही प्लांट्स के एक सीड्स एक जगह गिर जाएं तो प्लांट्स में के जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो सीड्स से जो सीडलिंग्स बनेंगे उसमें आपस में कंपटीशन होगा। उसी तरह एक ही पेरेंट्स के अगर ढेर सारे बच्चे होंगे तो आपस में कंपटीशन होगा, ना उन्हें प्रॉपर फीडिंग मिल पाएगी, ना प्रॉपर कपड़े मिल पाएंगे, ना प्रॉपर एजुकेशन मिल पाएंगे, ना रहने के लिए स्पेस मिल पाएंगे, घर में कौन कौन होता रहेगा, हाँ, और उन लोगों का ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए छोटा परिवार अच्छा माना जाता है, और एक समय के बाद परिवार अलग अलग रहते भी हैं ताकि सब कोई शांति से रह सके। उसी तरह सीड्स भी अलग अलग जाकर रहते हैं ताकि उसका अच्छे से विस्तार हो सके, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो साइंस पढ़ते हो ना, साइंस को अपने पर्सनल लाइफ में भी आसपास में भी देखो, ऑब्जर्व करो, उसे इंटरेस्टिंग बना रहेगा। किताब में ये सारी बातें नहीं लिखी जा सकती है, किताब में तो फैक्ट्स डालना मजबूरी होता है, लेकिन आप पढ़ने में अपने टीचर से, पेरेंट्स से डिस्कस करने में तो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो रोचक अंदाज में बनाएं, उसे खुद पढ़ें, मजा आएगा।
See some figures of seed dispersals. Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. कैसे करते हैं? तुम देखते हुए कॉटन का सीड सूरते हुए बच्चे लोग उसे प्रे भी करते हैं कि इसे प्रे करना चाहिए। वो इसमें एक्चुअली में कॉटन सीड्स हैं, बहुत हवा में उड़ रहा है और वह जहां गिरेगा वहां पर नया प्लांट्स बनेगा, फेवरेबल कंडीशन पाते ही। Winged seeds such as those of drumstick and maple, light seeds of grasses और hairy seeds of आख, मदार का फूल जो होता है, and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places. बहुत दूर दूर तक जाकर ये गिरेंगे, जहां गिरेंगे वो जर्मिनेट करेंगे। Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of a spongy or fibrous outer coat as in coconut. हमारे बिहार में एक बहुत फेमस है जो छठ में हम लोग खाते भी हैं, सिंघारा। वह वाटर में मिलता है, उसका सीड्स बहुत दूर तक जा सकता है तैरते हुए। कमल के सीड्स बहुत दूर तक जा सकते हैं तैरते हुए। Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks which get attached to the body of animals and are carried to distant places. Example, Gentium. ये जो देख रहे हैं ग्रीन जैसा, बचपन में कम से कम मेरे घर के आसपास तो इस तरह के बहुत कांटेदार पेड़ उग जाते थे और खेलते खेलते कपड़े में चिपक जाते थे। और जाहिर है कपड़े में जब चिपकेंगे तो उसे झाड़ के फेंकेंगे, जहां झाड़ के फेंकेंगे वहां हो गया, सीड्स चला गया, डिस्पर्सल हो गया। तो जंगल में जो जानवर भी गुजरते हैं उनके सीड्स बड़ी में भी चिपक जाते हैं, चिपकते हुए देखो हिलाएगा, रगड़ेगा किसी चीज से, वहां सीड डिस्पर्स हो जाएगा। तो बहुत सारे एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स करते हैं, बर्ड्स अपना खाए, बरगद का पेड़ कभी देखते कैसे जहां तहां उग जाता है, बर्ड्स खाए और खाया जितना उससे ज्यादा फेंका। फेंकने के पीछे बर्बादी नहीं है, नेचर का एक आर्ट है, वह नेचर की कलाकारी है, किसने बर्ड्स को बोला कि जितना खाओ उससे ज्यादा बर्बाद करो, फेंको, ताकि दूसरे जगह वो सीड फेवरेबल कंडीशन आते ही डिस्पर्स हो, जर्मिनेट कर सके, न्यू प्लांट्स बना सके। So this was all about reproduction in plants. I hope you enjoyed this class. And सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से रिवाइंड करके वीडियो बनाने का एक फायदा होता है कि आप अपनी सुविधानुसार जहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि ये मेरा स्पीड ज़्यादा हो गया, आप उससे पॉज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आप उससे आगे बढ़ें। लेट्स रिवाइज इंटायर क्लास, रिवीजन बहुत जरूरी है। ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। In plants, there are two modes of reproduction, asexual and sexual. There are several methods of asexual reproduction like fragmentation, budding, spore formation and vegetative propagation. Sexual reproduction involves fusion of male and female gamete. In vegetative propagation, new plants are produced from different vegetative parts such as leaves, stems and roots. Flower is the reproductive part of a plant. A flower may be unisexual with either the male or the female reproductive parts. A bisexual flower has both the male and the female reproductive parts. Children, I don't explain these points again as I have already explained just little before. So I simply read out the important terms what I taught you today. And you should also go through all these points. Now, as taught just last slide, flower is the reproductive parts of plants. Flower contain male and female gametes. The male gametes are found inside the pollen grains and the female gametes are found in ovary. Ovule is a small seed-like, hole-like structure inside the ovary. Pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the same or another flower. Same हुआ तो self pollination और another हुआ तो cross pollination.
pollination is of two types: self-pollination and cross-pollination. In self-pollination, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower, and in cross-pollination, pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind. Pollination takes place in plants with the help of wind, water, and insects. The fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilized egg is called zygote. Zygote develops into an embryo. Fruit is the mature embryo, whereas ovule develops into seed, which contains the developing embryo. Seed dispersal is aided by wind, water, and animals. Seed dispersal helps the plants to prevent overcrowding, avoiding competition for sunlight, water and minerals, and invade new habitats. हम नए नए habitat भी खोजते हैं ना. So children, this was all about chapter 8 from NCERT book, that was reproduction in plants. In next class we will learn about reproduction in animals. If you enjoyed today's lesson, don't forget to subscribe the channel, and of course like, share the video among your friends. And if you have any doubt, again requesting you, don't forget to put your doubt inside the chat box. Thank you children, have a good day.